कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ बाल गोविंद भगत व्याख्यान संख्या 1। और हम इस पाठ की आज दोहराई करेंगे और इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। तो सबसे पहले हम रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म सन 1899 में बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गांव में हुआ था। उनके माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया था, इसलिए इन्हें जीवन के आरंभिक वर्षों में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 10वीं तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। 15 वर्ष की आयु में उनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें अनेक बार जेल यात्रा करनी पड़ी। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। अब हम जानते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी की प्रमुख रचनाएं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी ने नाटक, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, निबंध, यात्रा वृत्तांत आदि अनेक विधाओं पर लेखन किया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं चिता के फूल कहानी, गेहूं और गुलाब निबंध एवं रेखाचित्र, अम्बपाली नाटक, पतितों के देश में उपन्यास, माटी की मूर्तें रेखाचित्र, जंजीरें और दीवारें संस्मरण, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत आदि। अब हम इनकी साहित्यिक विशेषताएं जानते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उनके जीवन में राजनीति, साहित्य और संस्कृति की धाराओं का प्रवाह है। उनकी रचनाओं में समाज सुधार और राष्ट्र उत्थान के स्वर हैं। इन रचनाओं में बाल सुलभ जिज्ञासा के दर्शन भी हो जाते हैं। भाषा शैली जानते हैं। बेनीपुरी जी ने अपनी कृतियों में भावों तथा पात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया है। उनकी सरल स्वाभाविक खड़ी बोली में तत्सम तद्भव उर्दू भाषाओं के साथ साथ सामान्य बोलचाल के आंचलिक शब्दों का प्रयोग मिलता है। उनकी रचना के काव्य वाक्य देखकर लगता है जैसे सूक्तियाँ हों। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। अब हम पाठ का परिचय जानते हैं। बाल गोविंद भगत जो पाठ है वो एक रेखा चित्र है। लेखन की बेटा विधा होती है, अलग अलग विधाएं होती है, जैसे निबंध है, कहानी है, एकांकी है, नाटक है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है। ऐसे ही रेखा चित्र भी एक विधा है। तो बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है, अर्थात उसको सामने लेकर आए हैं, जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी कड़ा प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो पाठ पढ़ने से पहले हम पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। मंझोले, मंझोले का अर्थ होता है न अधिक लंबा न अधिक छोटा। मंझोले, मंझोले का अर्थ क्या हुआ? न अधिक लंबा न अधिक छोटा, यानी कि बीच के कद वाला। जटाजूट, लंबे लंबे बालों की जटाएं। कबीर पंथी का अर्थ होता है कबीर के पंथ को मानने वाले। कनफटी, कनफटी का अर्थ होता है ऐसी टोपी जिस पर कान के स्थान पर जगह कटी रहती है, अर्थात जो कान के पास से थोड़ी सी कटी हुई होती है, ऐसी टोपी को कनफटी टोपी कहते हैं। कमली का अर्थ है कंबल। रामानंदी, रामानंद द्वारा प्रचलित। बेडोल का अर्थ होता है अनगढ़, यानी जिसका कोई आकार न हो। ऐसी वस्तु को बेडोल कहा जाता है। परिभाषा का अर्थ है नियम या बात। खरा व्यवहार रखना, सबसे सच्चा व्यवहार करना। खामखा का अर्थ है
व्यर्थ या बेकार का। दो टूक बात करना, स्पष्ट कहना या साफ साफ कहना। कुतूहल का अर्थ होता है जिज्ञासा। कलेवा का अर्थ है सुबह का नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट। मेंढ का अर्थ होता है खेत के किनारे बना ऊंचा भाग। पुरवाई का अर्थ है पूरब की ओर से बहने वाली हवा। जो पूर्व की तरफ से हवा आती है उसको पुरवाई कहते हैं। भादो एक देसी मास का नाम है। ये हमारे हिंदू कैलेंडर के उस नाम आते हैं, तो उसमें भादो भी एक हमारा महीना है। झिल्ली की झनकार, गहरी काली रातों में झाड़ियों से उठने वाला झिंगुरों का स्वर। तो ये हमें बरसात के मौसम में इनकी आवाज़ सुनाई देती है। खंजड़ी, खंजड़ी होती है डफली के आकार का, उससे कुछ छोटा वाद्य यंत्र, यानी डफली के जैसा ही होता है लेकिन उससे थोड़ा छोटा होता है। चिहुक का अर्थ होता है खुशी से चिल्ला पड़ना। निस्तब्धता का अर्थ है गहरी चुप्पी या सन्नाटा। अब हम पाठ की दोहराई संकेत बिंदुओं के आधार पर आधारित करेंगे कि हमने यहाँ पर कुछ मुख्य संकेत बिंदु लिखे हुए हैं। उन संकेत बिंदुओं के आधार पर हम आपको पाठ को समझाएंगे। पहला संकेत बिंदु है बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व और वेशभूषा, कि जो बाल गोविंद भगत थे उनका व्यक्तित्व कैसा था और उनकी वेशभूषा कैसी थी। तो बाल गोविंद भगत जो थे मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। तो मंझोले का अर्थ क्या हुआ कि न तो बहुत लंबे थे न ही छोटे कद के थे, बीच के कद के थे। और रंग कैसा बताया, गोरा चिट्टा रंग था। 60 के ऊपर के ही होंगे, यानी उनकी उम्र जो थी वो 60 साल से ऊपर की थी। बाल पक गए थे, यानी बाल सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट नहीं रखते थे। जटाजूट होता है कि सर के ऊपर लंबे लंबे बाल हो और फिर उनसे जटाएं बना ली जाए, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता, यानी जब सर्दियां आती, एक काली कमली ऊपर से एक काला कंबल ओढ़ लेते थे और मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन होता था, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रखते थे। बेडोल का अर्थ क्या होता है, डील डोल, जिसका आकार न हो। अनगढ़, तो ऐसी तुलसी की जड़ों की माला पहने रखते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, कि जो पहनावा था उसके आधार पर यह नहीं मान सकते कि वो साधु थे। गृहस्थ बाल गोविंद भगत अगला संकेत बिंदु है हमारा ये। तो ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ, यानी गृहस्थी आदमी थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतहू को मैंने देखा था। लेखक कहते हैं कि थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा उनका मकान भी था, किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न ही किसी से खामखा व्यर्थ में या बेकार में झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ को बिना पूछे हाथ नहीं लगाते थे और न ही उसे इस्तेमाल करते थे। और इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते थे कि लोगों को कौतूहल होता था, आश्चर्य होता था। कभी वह दूसरों के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन अपनी सभी चीज़ को वो साहब की मानते थे। तो यहाँ पर भगत ने साहब भगत जो थे वो साहब किसको मानते थे, कबीर को मानते थे, यानी कि कबीर पंथ के अनुयायी थे। तो अपनी सभी चीज़ों को वो साहब की मानते थे और जो कुछ उनके खेत में पैदा होता था सिर पर लादकर उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब, मठ कबीरपंथी जो था मठ था, जैसे हिंदुओं में मंदिर होता है इसी प्रकार से मठ है। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता
उससे उसे घर ले आते और उसी से गुजर चलाते थे। यानी कि जो पैदावार होती थी उसे कबीरपंथी मठ में ले जाकर चढ़ा देते थे और वहाँ से जो कुछ भी उनको प्रसाद रूप में मिलता था उसी से गुजारा करते थे। अब लेखक कहते हैं, लेखक जो थे वो बाल गोविंद भगत के मधुर गायन पर सबसे अधिक आकृष्ट थे। उनको बाल गोविंद भगत का संगीत जो था वो जादुई लगता था। अब उसका वर्णन लेखक यहाँ करते हैं कि इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। आषाढ़ की रिमझिम है, यानी आषाढ़ का महीना आ गया है और आषाढ़ के महीने में बरसात शुरू हो जाती है और समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। क्योंकि यहाँ इसमें ग्रामीण अंचल का भी वर्णन किया गया है, तो गांव के लोग जो है वो खेती का काम करते हैं और खेती का काम बरसात के बाद शुरू होता है। तो बरसात होने के बाद सारा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। मेड़ होती है कि एक खेत के किनारे एक ऊंचा स्थान, आसमान बादल से घिरा, धूप का कहीं नाम नहीं होता और ठंडी पुरवाई चलती है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। क्या है ये, कौन है यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत का समूचा शरीर, यानी बाल गोविंद भगत जो थे वो अपने खेत में रोपाई का काम कर रहे होते थे और उनकी एक एक उंगली धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही होती थी और उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा होता था और कुछ इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। उनके संगीत का सभी पर बड़ा ही प्रभाव पड़ता था। सभी भाव विभोर हो जाते थे और उनके साथ गुनगुनाने लगते थे। और जो बच्चे पानी भरे खेतों में खेल रहे होते थे वो झूम उठते थे। मेड़ पर बैठी औरतों के होंठ कांप उठते थे, अर्थात वे गुनगुनाने लग जाती थी। हलवाहों के पैर, यानी जो हल चला रहे होते थे, उनके पैर ताल से उठने लगते थे। रोपनी करने वालों की उंगलियां भी एक अजीब क्रम से चलने लग जाती थी। बाल गोविंद भगत का संगीत है या जादू। अगला संकेत बिंदु है भादों की आधी रात और भगत का संगीत। तो भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है और बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार और दादुरों की टरटर, दादुर का अर्थ होता है मेंढक, कि उनकी जो आवाज़ है उस आवाज़ में बाल गोविंद भगत का जो संगीत है वो नहीं डूब सकता, अर्थात वो अपने कोलाहल में बाल गोविंद भगत के संगीत को नहीं डुबा सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका दे। अरे अब सारा संसार जो था निस्तब्धता में सोया हुआ है और बाल गोविंद भगत का संगीत है जो जाग रहा है और जगा रहा है कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। अब जितना अंश हमने पढ़ा उसी के ऊपर आधारित आपको गृह कार्य दिया जा रहा है और इन प्रश्नों के उत्तर आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं और इस पाठ को आपने पहले पढ़ना है, उसके बाद उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने यह क्यों कहा कि बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। दूसरा है, बाल गोविंद भगत किसके अनुयायी थे। तीसरा, बाल गोविंद भगत के स्वभाव, गुण, व्यवहार का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, लेखक को बाल गोविंद भगत के किस गुण ने सर्वाधिक आकृष्ट किया था।
इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, लेकिन प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले आप अपनी पुस्तक में इस पाठ को पढ़ेंगे।